everyone, welcome to my channel Ekansh. Hope you all are good. Class 7th, today we will start chapter 4 of our history book Tughlaq Dynasty. Tughlaq Dynasty from the year 1320 to 1412. खिलजी डायनेस्टी के बाद दिल्ली में तुगलक डायनेस्टी का रूल इस्टेब्लिश हुआ। इस डायनेस्टी के रूलर्स ने राज्य के विस्तार के साथ साथ प्रजाहित के कार्य भी किए, जैसे सड़क बनवाना, पुल बनवाना, नहर, चिकित्सालय आदि का निर्माण पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया। तुगलक डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर गियासुद्दीन तुगलक थे, जो 1320 से 1325 तक सिंहासन पर बैठे। लेट स्टार्ट फ्रॉम बुक। गियासुद्दीन तुगलक 1320 to 1325. After Khilji's, Ghiyasuddin Tughlaq was the first ruler of Tughlaq dynasty. He tried his best to revive and restore the lost glory of Sultanate. Being an efficient administrator, he further extended the territories of his empire. He was of the view that excessive taxation resulted in uproar in the society. Therefore, he imposed reasonable taxes, encouraged agriculture, and maintained law and order in the society. Ghiyasuddin Tughlaq was a devout Muslim, but he never persecuted Hindus. गियासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे, उन्होंने सल्तनत की खोई हुई ग्लोरी को रिवाइव करने और उसे रिस्टोर करने की पूरी कोशिश की। वो एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने अपने एम्पायर की टेरिटरीज को बढ़ाया, यानी अपने क्षेत्रों को बढ़ाया। उनका विचार था कि अत्यधिक टैक्स के कारण सोसाइटी में उपद्रव हो जाता है, अपरोर हो जाता है। लोग जो है असंतुष्ट रहते हैं तो आपस में ही झगड़ने लगते हैं। इसलिए उन्होंने रीजनेबल टैक्स लगाया, जितना टैक्स जरूरी था उतना ही टैक्स लगाया। एग्रीकल्चरल को एनकरेज किया, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन किया। गियासुद्दीन तुगलक एक डिवाउट मुस्लिम थे। डिवाउट मतलब धार्मिक थे वे, लेकिन उन्होंने कभी भी हिंदुओं को नहीं सताया। परसिक्यूटेड मतलब सताना, परेशान करना। मुहम्मद बिन तुगलक 1325 to 1351. After the death of Ghiyasuddin Tughlaq, his son Muhammad bin Tughlaq ascended the throne and became Sultan in the year 1325. गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उनके बेटे मुहम्मद बिन तुगलक सिंहासन पर बैठे और ईयर 1325 में वे सुल्तान बने। वह 26 वर्ष तक सिंहासन पर रहे, 1351 तक। In the map of India, you can see the Tughlaq dynasty covered by dashed lines. The rulers of the Tughlaq dynasty expanded the Delhi Sultanate to the far south. तुगलक डायनेस्टी के रूलर्स ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार दूर साउथ तक कर दिया था। Progressive schemes of Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq introduced several schemes intending thereby the progress of his empire and economic reforms. He had vast knowledge but lacked in practical approach. He failed to understand the needs of his people and the difficulties in the implementation of his novel schemes. His administrative reforms were impractical, as a consequence of which he became unpopular. Some of the reformative schemes introduced by him were as under. मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने एम्पायर के लिए बहुत सारी प्रोग्रेसिव स्कीम्स चलाई। उनकी स्कीम्स एम्पायर की प्रोग्रेस के लिए थी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए थी, यानी आर्थिक सुधारों के उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। उनके पास वास्ट नॉलेज थी, लेकिन जो उनका अप्रोच थी, दृष्टिकोण था, वो प्रैक्टिकल नहीं था। वो अपनी प्रजा यानी लोगों की ज़रूरतों को, अपनी जो नई योजना बना रहे थे, नोवल स्कीम्स बना रहे थे,
उनके क्रियान्वयन में, इम्प्लीमेंटेशन में आने वाली कठिनाइयों को समझने में फेल हो गए। उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यानी सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार जो वो करना चाह रहे थे वो भी इम्प्रैक्टिकल थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह अलोकप्रिय हो गए, अनपॉपुलर हो गए। उनके द्वारा कुछ जो रिफॉर्मेटिव स्कीम्स शुरू की गई थी, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। इंक्रीज टैक्सेशन ऑफ दोआब। दोआब यानी दो प्लस आब। दो का मतलब टू हो गया और आब मतलब पानी। तो ऐसा एरिया जो दो रिवर्स से घिरा हुआ होता है, दो रिवर्स के बीच का एरिया दोआब कहलाता है। दोआब was highly fertile plains located between the Ganga and the Yamuna. In order to enhance the state revenue, the Sultan increased the taxes on this fertile plain. Doab was a prosperous region. At the time when taxes were imposed in Doab, the lives of the people had already become difficult owing to famine. Due to the fear of Sultan, his revenue officers did not intimate him of the adversity being faced by the people of Doab and continued charging high taxes. The terrible famine had reduced the farmers facing utter poverty. दोआब गंगा और यमुना के बीच स्थित अत्यधिक उपजाऊ मैदान था। राज्य के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए सुल्तान ने इस फर्टाइल प्लेन्स पर टैक्सेस में वृद्धि की। जिस समय दोआब में टैक्सेस इम्पोज किए गए थे, उस समय दोआब एक प्रॉस्पेरियस यानी समृद्ध क्षेत्र था। कुछ समय बाद फेमाइन यानी अकाल के कारण लोगों का जीवन कठिन हो गया। सुल्तान के डर के कारण जो उसके रेवेन्यू ऑफिसर्स थे ने दोआब के लोगों के द्वारा फेस की जाने वाली विपत्तियों के बारे में सुल्तान को सूचित नहीं किया और उच्च कर यानी हाई टैक्सेस को वसूलना जारी रखा। इस टेरेबल फेमाइन यानी इस भयानक अकाल ने घोर गरीबी का सामना कर रहे किसानों को मृत्यु के मुंह में धकेल दिया। अटर पॉवर्टी मतलब घोर गरीबी, बहुत ज्यादा गरीबी। फीलिंग एग्रीव्ड, they denied paying taxes anymore and collectively stood in opposition. When the Sultan came to know the reality, he introduced some relief works for farmers, like arrangement of loans and seeds, etc. However, it proved to be a delayed step. Thus, the scheme of Sultan of enhancement of taxes turned out to be a failure. Aggrieved होता है व्यथित, तो जो व्यथित होकर किसानों ने और टैक्सेस का भुगतान करने से इनकार कर दिया और कलेक्टिवली यानी सामूहिक रूप से विरोध में, अपोजिशन में खड़े हो गए। जब सुल्तान को रियलिटी का पता चला तो उन्होंने किसानों के लिए कुछ राहत कार्य, रिलीफ वर्क्स जैसे लोन और बीज का अरेंजमेंट करना आदि की शुरुआत की। हालांकि ये एक डिलेड स्टेप हुआ क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। इस प्रकार से जो इनकी स्कीम थी एनहेंसमेंट ऑफ टैक्सेस, वो फेल हो गई, विफल हो गई। नेक्स्ट प्रोग्रेसिव स्कीम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक इज शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, अपनी कैपिटल को शिफ्ट करना। द एम्पायर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक कवर्ड दोआब, पंजाब, लाहौर, सिंध एंड द पोर्ट्स ऑफ गुजरात इन द नॉर्थ एंड बंगाल इन द ईस्ट। मोहम्मद बिन तुगलक का एम्पायर जो था वो बहुत बड़ा था। दोआब, पंजाब, लाहौर, सिंध और पोर्ट ऑफ गुजरात नॉर्थ साइड में थे, बंगाल ईस्ट साइड में था। द सेंट्रल पार्ट ऑफ हिज किंगडम इंक्लूड्स द रीजन्स लाइक मोहाबा, मालवा, उज्जैन एंड धार। उनके किंगडम के सेंटर में मोहाबा, मालवा, उज्जैन और धार जैसे रीजन्स इंक्लूडेड थे। The Deccan also formed the part of his kingdom. Deccan भी उनके किंगडम का एक पार्ट था। There was always the fear of the invasion of Mongols over Delhi, causing it very difficult for him to manage the administration over southern areas of his empire. उनकी कैपिटल दिल्ली थी और वो दिल्ली से ही पूरा जो रीजन था, जो उनका पूरा किंगडम था, उसे देखते थे।
मंगोल हमेशा से दिल्ली पर अटैक करते रहते थे, उनका फियर हमेशा बना रहता था। दिल्ली से उन्हें जो साउथ के रीजन्स थे उन पर एडमिनिस्ट्रेशन करना डिफिकल्ट हो रहा था। Devagiri was situated in the middle, having almost similar distance from all the important cities of his empire. देवगिरी उनके किंगडम के लगभग सेंटर में स्थित था और उनके किंगडम के सभी जो महत्वपूर्ण शहर थे वो उससे लगभग समान दूरी पर थे। Taking into account all these factors, he took the decision of shifting his capital from Delhi to Devagiri. इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी में शिफ्ट करने का डिसीजन लिया। देवागिरी वॉज रीनेम्ड एज दौलताबाद। देवागिरी का नाम दौलताबाद रखा गया। ही डायरेक्टेड all inhabitants of Delhi to shift to Daulatabad and made all the possible arrangements to facilitate their journey. उन्होंने दिल्ली के सभी निवासियों इनहेबिटेंट्स को दौलताबाद में शिफ्ट करने के निर्देश दिए और उन्होंने उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए, फैसिलिटेट के लिए सभी संभव इंतजाम किए। Despite all these, the untold hardships in the transit and the climatic conditions prevailing in Daulatabad become unbearable for the subjects. इन सब के बावजूद दौलताबाद में प्रचलित क्लाइमेटिक कंडीशंस और जो रास्ते की परेशानी थी, उन्हें बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर के जाना पड़ा था, वो सब प्रजा के लिए अनबियरेबल यानी असहनीय हो गया। The manner of dressing, eating, lifestyle and culture all was new for them. कपड़े का ढंग यानी ड्रेसिंग सेंस, खाना पीना, लाइफ स्टाइल, कल्चर, ये सब उनके लिए नया था। Finding it difficult to adjust, they wanted to return back to their old place, that is Delhi. उन्हें वहाँ एडजस्ट होने में डिफ़िकल्टी आ रही थी, तो ये डिफ़िकल्टी को महसूस करते हुए वो अपने पुराने ही प्लेस पर यानी जाना चाहते थे, यानी दिल्ली। After almost 2 years, even Sultan took the decision of leaving Daulatabad and shifting back to Delhi. He realized it was difficult to administrate south from Delhi. Similarly, it was also proving hard to rule over Delhi from the south. Thus, the decision of Sultan of shifting his capital proved an utter failure and caused unbearable hardships. लगभग 2 सालों के बाद यहाँ तक कि सुल्तान ने भी दौलताबाद छोड़ने और वापस दिल्ली जाने का निर्णय लिया। उन्होंने महसूस किया दिल्ली से जिस तरीके से साउथ का एडमिनिस्ट्रेशन करना डिफिकल्ट था, उसी तरह से साउथ से दिल्ली पर भी एडमिनिस्ट्रेशन करना कठिन साबित हो रहा था। इस प्रकार सुल्तान का अपनी राजधानी को बदलने का निर्णय पूरी तरीके से विफल साबित हुआ और असहनीय कठिनाइयों का कारण बना। हार्डशिप्स होती हैं कठिनाइयाँ और अनबियरेबल मतलब असहनीय। On the same line, even the British shifted their capital from Kolkata to Delhi in the year 1912, but with a difference. They merely shifted their offices and administrators and not the public at large. Hence, the experiment of Britishers of shifting from Kolkata to Delhi proved successful. इसी तर्ज पर ऑन द सेम लाइन अंग्रेजों ने भी ईयर 1912 में अपनी कैपिटल कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दी थी, लेकिन उसमें एक अंतर था। उन्होंने केवल अपने ऑफिसेस और एडमिनिस्ट्रेटर को ही शिफ्ट किया था और पब्लिक को लार्ज लेवल पर शिफ्ट नहीं किया था। इसलिए कोलकाता से दिल्ली जाने के लिए अंग्रेजों का ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था। Thanks for watching. See you in the next video.